So what we have done so far is हम लोगों ने so in internationally in the first part of this we have different models given by different economists जो कि हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड क्यों होता है और ट्रेड करने से जो कंट्री के अंदर लोग रहते हैं उनको कैसे इम्पैक्ट होता है. The first model that we have done already is called the Ricardian model. रिकार्डियन मॉडल से जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं. टिपिकली स्पीकिंग जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसके अंदर रिकार्डियन मॉडल से न्यूमेरिकल आता है. थियोरेटिकल क्वेश्चन 99% ऑफ द टाइम्स नहीं आते हैं और अगर आते भी हैं तो आते हैं इन द ऑन द लिमिटेशंस ऑफ रिकार्डियन मॉडल व्हिच इज योर मिथ्स, pauper labor argument, पॉलिसी ऑफ द पॉलिसीज इन द मिथ्स के ऊपर आते हैं, लिमिटेशंस के ऊपर आते हैं, नॉट रियली इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली एक जस्ट वंस यू ऑल्सो हैड अ क्वेश्चन ऑन मेनी गुड्स मॉडल which was theoretical, but mostly 99% of the times इसमें से क्वेश्चन आता है और ये न्यूमेरिकल पे बेस्ड होता है. So we have already done a variety of few numericals. I will also do one more numerical today when we finish the specific factor model का revision. The second model that we have, ये हमारा first model था जो हम लोगों ने करा था, which was Ricardian model. The second model that we study in our course is called specific factors model. तो स्पेसिफिक फैक्टर्स मॉडल में हर एक मॉडल में ना आपके पास शुरू के, अगर आप रीडिंग्स देखते हैं और आप वीडियोस भी देखेंगे, आप मेरे नोट्स भी देखेंगे, तो सब में शुरू में जो कुछ पेजेस होते हैं, शुरू में जो कुछ कंटेंट होता है वो सिर्फ आपका बेसिक सेट करने के लिए होता है ताकि आपको चीज जो है वो शुरू से समझ में आए. जैसे इसके अंदर हम लोगों ने हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करी है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात करी है, हमने एक 4-वे डायग्राम बनाया है विच इज जस्ट सेटिंग द बेसिक्स. वो बेसिक्स हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आता है. दे डोंट आस्क यू कि अच्छा मुझे बताओ कि जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे प्रूव करोगे, कहाँ पे होती है, क्या इम्पैक्ट होता है. दोस क्वेश्चंस आर नेवर आस्क्ड. सो जो आपके इनिशियल डायग्राम्स हैं, द डायग्राम्स ऑफ showing diminishing marginal productivity or the diagram showing constant returns to scale, those are not important, mind you, from the exam point of view. For your understanding point of view, of course they are, which is how you set the model. But in this particular class that I'm doing with you, I'm not going through the basics again because वो आपने already कर रखे हैं. So I'm going to jump on what is important from the exam point of view. स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में आपको ये पता होना जरूरी है कि हमारे पास हमेशा 3 फैक्टर्स होते हैं, 2 इंडस्ट्रीज होती हैं और ट्रेड करने के बाद 2 कंट्रीज होती हैं. स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल को हम 2 लेवल्स पे पढ़ते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2. लेवल 1 इज जब कंट्रीज ट्रेड नहीं कर रही हैं, हम ऑटार्की में हैं, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तब वो जो 2 इंडस्ट्रीज हैं, एक कंट्री के अंदर 2 इंडस्ट्रीज हो गई ना बेटा, गुड एक्स गुड वाई, जो 2 गुड्स हैं, 2 इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर आपस में लोग कैसे सेटल हो रहे हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज हैं या 2 गुड्स हैं, हमारे पास एक लेबर फैक्टर है जो कि दोनों गुड्स में या दोनों इंडस्ट्रीज में यूज होता है. उसके अलावा हमारे पास 2 अलग से फैक्टर्स हैं विच आर स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर गुड. So for example, I say X, या X की जगह हम बोलते हैं wheat, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ज्यादा लैंड चाहिए होती है, और मेरा दूसरा गुड है लेट्स से टेलीविजन्स, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है. सो द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर इन लेवल 1 इज नॉट कि कैपिटल कितना टीवी में यूज होगा. कैपिटल यूज ही टीवी में होगा, लैंड मतलब व्हीट में तो होता ही नहीं है क्योंकि wheat only requires 2 factors, land and labor. तो कैपिटल जितना भी है वो wheat में तो यूज होगा नहीं, तो सारा का सारा कैपिटल जो है वो हमारा टीवी में यूज होगा. सिमिलरली सारा का सारा जो लैंड है वो हमारा wheat में यूज होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. लेकिन कितना लेबर टीवी में है और कितना लेबर wheat में है वो तो हमें नहीं पता. सो माय लेवल 1 आंसर्स कि हाउ मच लेबर विल गो टू wheat and will go to
TV. You understand? Capital, all capital goes to TV. Land, all land goes to wheat. Question क्या है? What is the first question you're answering? The first question you answer in specific factor model, given the conditions, how much labor is employed in which sector? Okay? How much labor is employed in which sector? इसको आप कैसे आंसर करोगे? इसको आप आंसर करोगे बेटा अपना एक डायग्राम बना के, which is this diagram for you. You make this diagram, okay? You take two axes. In these two different axes, you have different goods. So I have value of marginal productivity of labor, and let's say here we have, I've taken cloth and food in this one, but I'll take wheat and TV. Okay, I have value of marginal productivity of labor. Now, if some people had asked me earlier कि मैम value of marginal productivity of labor क्या होता है, ये ideally बेटा आपका SEM 4 का टॉपिक है. कहीं पे भी कोई भी टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको समझ ना आए, VMPL क्या है, वो क्या है, ये क्या है, प्लीज गो हेड एंड आस्क मी ऑन अ व्हाट्सएप, आस्क मी राइट नाउ, बट आस्क मी, क्योंकि अगर यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी. ओके, सो VMPL जो होता है दैट इज बेसिकली योर प्राइस इनटू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, उसको जब आपने बेचा तो आपको कितना मिला, P into MPL. Question that if you have in understanding in the basics, you should have कि हम यहाँ पे VMPK, which is value of marginal productivity of capital, क्यों नहीं प्लॉट कर ले, या फिर VMPT, which is value of marginal productivity of land, क्यों नहीं प्लॉट कर रहे. हम वो दोनों इसलिए नहीं प्लॉट कर रहे बेटा क्योंकि हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि कितना कैपिटल किस गुड में लगा, क्योंकि हम कर रहे हैं स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल जहां पे हमें पता है सारा कैपिटल टीवी में है. यही जब हम नेक्स्ट मॉडल करेंगे जहां पे दो गुड्स होते हैं, दोनों मोबाइल होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, दोनों मोबाइल होते हैं, हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां पे. लेकिन यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल. All capital goes to TV, all land goes to wheat. Okay, so the only question we answer in level 1 is how much labor in each industry, in each good. Okay, that is the only question we answer. तो VMPL को मैं प्राइस इंटू MPL भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्राइस इंटू MPL भी लिख सकती हूँ. तो मैंने इसकी एक लाइन बनाई, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. व्हाई इज दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग? यू ऑलरेडी नो दिस बिकॉज वी हैव डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, व्हिच मींस जैसे जैसे मैं किसी, इसको देखने का तरीका ये है बेटा, आप अज्यूम करो ये लाइन आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए नॉर्मल एक्स एंड वाई एक्सिस है जैसे आप नॉर्मली बनाते हो. आपको पता है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप वीट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हर एक लेबर जो एडिशनल वीट प्रोड्यूस करेगी वो कम होता जाएगा. प्राइस ऑफ वीट कांस्टेंट है. अगर मेरा प्राइस ऑफ वीट कांस्टेंट है, मैंने बोला मैं एक यूनिट ऑफ वीट $1 का बेच रही हूँ, 10 रुपए का बेच रही हूँ, तो 10 रुपए का ही बेच रही हूँ ना. जितना प्रोडक्शन होगा उतना मैं 1 to 10 कर दूंगी. तो जब मेरा MPL डिमिनिशिंग है तो ऑटोमेटिकली मेरा VMPL भी डिमिनिशिंग है, और VMPL डिमिनिशिंग होने के कारण मेरे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है. गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज. तो हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज फॉलिंग. ईच कंसेक्यूटिव लेबर एड्स लेसर एंड लेसर टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. जब हर एक लेबर जो है वो कम एंड कम ऐड करेगी कंसेक्यूटिवली तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है. टू शो दिस, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, सेकेंड लेबर ने इतना प्रोड्यूस किया तो थर्ड लेबर ने उससे कम प्रोड्यूस किया, तो फोर्थ लेबर ने उससे भी कम प्रोड्यूस किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरीके से आया हमारे पास VMPL कर्व, जो कि हमने अभी बनाया है बेटा वीट का. ठीक है, अब हम बना देते हैं टीवी का भी. टीवी में क्या हो रहा है, आप इस वाले, आप ये सोचो ये एक्सिस नहीं है, ओके, एंड दिस कर्व इज पोलर ऑपोजिट. ये एक्सिस नहीं है, दिस कर्व इज पोलर ऑपोजिट. सो व्हेन यू डू दैट यू रियलाइज कि आपका जो कर्व बनेगा वो
भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा ऐसा. Why? Again, diminishing marginal productivity. So the answer to this question, हम क्या concept use कर रहे हैं यहाँ पे? Diminishing marginal productivity of labor. Diminishing marginal productivity of capital और land क्यों नहीं देखते? क्योंकि सारा capital बीच में है, सारा land बीच में है और सारा capital बीच में. ठीक है. अब सोचो, लेबर इज मोबाइल. लेबर दोनों इंडस्ट्रीज में से किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है. और हम लोग यहाँ पे लेबर के स्किल सेट को डिफरेंशिएट नहीं करते. हम ये नहीं बोल रहे लेबर टीवी में ज्यादा प्रोडक्टिव है, वीट में कम प्रोडक्टिव है, 10 में से 2 लेबर इसमें ज्यादा प्रोडक्टिव है, 2 उसमें. हम कुछ नहीं कर रहे. हम बोल रहे हैं लेबर जो है वो होमोजेनस है. एवरी लेबर इज सेम एज द अदर. एवरी लेबर इज सेम एज द अदर. तो जो पहला लेबर जितना टीवी या वीट प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये कंडीशन हमारे रिकार्डियन मॉडल में भी सेम थी. हम लोगों ने वहां पे बोला था लेबर फर्क होती है 2 कंट्रीज में, लेकिन एक कंट्री में जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है दोनों गुड्स की वो कांस्टेंट रहती है. सो इफ माय वन लेबर कैन प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ वीट, देन सेकंड कैन आल्सो प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ वीट, थर्ड कैन आल्सो प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ वीट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर इज नो डिफरेंस देयर. Wheat maybe if one labor can produce 2 units of wheat, then second can also produce 2, third can also produce 2, and so on and so forth. No difference whatsoever. तो अगर एक इंडस्ट्री वेट ज्यादा प्रोड्यूस करती है दूसरी इंडस्ट्री से, तो वो तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि लेबर हमारी शिफ्ट कर जाएगी. लेट्स सी हाउ. सपोज टीवी इंडस्ट्री में ये वेज, ठीक है, VMPL इज ऑलवेज इक्वल टू वेजेस, हाँ बाय द वे. तो टीवी इंडस्ट्री में ये वेज, okay, and let's suppose that ये वाली इंडस्ट्री में which is your wheat industry, ये wheat इंडस्ट्री में ये वेज. तो पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी नहीं. क्यों? क्योंकि आपने बोला मैंने इतनी लेबर वीट में एम्प्लॉय करी, इतनी लेबर टीवी में एम्प्लॉय करी, तो बाकी लेबर कहाँ गई? बाकी लेबर कहाँ एम्प्लॉय होगी? नहीं हो सकता ना, क्योंकि बाकी जो लेबर है उसको भी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना. वो बाकी जो लेबर है, वरना वो आके बोलेगी मैं कम पैसे पे काम करने को तैयार हूँ लेकिन मुझे नौकरी दो, अदरवाइज तो मेरे पास तो वेज ही नहीं है, मेरे पास तो 0 वेज है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास सारी लेबर जो है वो तो एम्प्लॉय होनी ही होनी चाहिए. दे शुड बी नॉट एनी अनएम्प्लॉय. विच मीन्स कि हमारे पास जो लेबर डिविजन हो सकता है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन पे हो सकता है. सपोज मैंने बोला यहाँ पे मेरी वेज जो इसमें है, टीवी में है, वो इतनी है, और जो वीट में है वो इतनी. ये ठीक है, ये हो सकता है. क्यों हो सकता है? इतनी लेबर वीट में है, इतनी लेबर टीवी में है. ये वेज है वीट की इन द वीट इंडस्ट्री, ये वेज है लेबर की इन द टीवी इंडस्ट्री, है ना. हमने बोला ये हो सकता है. अब क्या होगा? जो लेबर टीवी इंडस्ट्री में है वो बोलेगी भाई स्किल सेट तो मेरा भी दूसरे की तरह है, क्योंकि स्किल सेट में तो डिफरेंशिएशन नहीं है. अगर मेरा स्किल सेट बाकी लेबर के साथ सेम है तो मैं यहाँ पे क्यों स्टक हूँ? मैं भी तो टीवी इंडस्ट्री में जाके काम ढूंढ सकती हूँ, राइट. सो दे विल गेट अप फ्रॉम द वीट इंडस्ट्री एंड स्टार्ट गोइंग टू द टीवी इंडस्ट्री. सो व्हेन दे गेट अप फ्रॉम द वीट इंडस्ट्री एंड स्टार्ट गोइंग टू द टीवी इंडस्ट्री, व्हाट विल हैपन? यहाँ से लेबर कम होगी, यहाँ पे लेबर बढ़ेगी. तो जब यहाँ पे लेबर कम होगी और यहाँ पे लेबर बढ़ेगी, then automatically I'll start moving a little bit towards the left, because wheat में लेबर कम हो रही है और टीवी में लेबर बढ़ रही है. wheat में लेबर कम हो रही है और टीवी में लेबर बढ़ रही है. and that will keep on happening जब तक वेज में डिफरेंसेस, क्योंकि जब तक वेज में डिफरेंसेस हैं तब तक लेबर स्टेबलाइज नहीं है. which means it will stop when we come here. And when we come here, then we find out that this much labor is in the wheat, this much labor is in the TV, this is the wage rate which is there, जो कि दोनों इंडस्ट्रीज में है, wheat में भी और TV में भी. After this ना, some students had asked me earlier कि मैम ये कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्शन कितना? क्यों नहीं पता लगेगा? आपके पास आप फंक्शन है कि Q जो है, Q of TV कितना है आपके पास? It is some function of capital and land, labor. labor किसमें? टीवी इंडस्ट्री में.
क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितना है? इट इज सम फंक्शन ऑफ लैंड एंड लेबर. लेबर इन विच इंडस्ट्री? व्हीट इंडस्ट्री. इंटायरिटी ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल है वो टीवी में है, आपके पास के की वैल्यू है. एलटी आपने यहां से निकाल लिया. हाउ मच इज एलटी? दिस मच. टी आपके पास पूरा है, आपको पता है टोटल टीवी लैंड कितना अवेलेबल है. एल डब्ल्यू आपने निकाल लिया यहाँ से, आपके पास क्यू आ गया ना. यू सॉर्टेड. यू नो हाउ मच इज क्यू, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, which is how much labor is employed in which sector. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, 5 मार्कर आता है. आप आराम से इसका आंसर with whatever I've explained, you can write it very easily. Okay. What I want you guys to do is, when I'm doing this particular video, which is your this particular video से मेरा मतलब है जब हम अपना समराइजेशन कर रहे हैं, तो आप इसके नोट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे. समरी वाली जो हमारी वीडियोस हैं, इनके नोट्स अवेलेबल नहीं है अलग से, which means I want you to write down questions and the answers with me, so that when you start practicing your 10 years and you see similar questions, आपको पता हो कि आपने कहाँ पे करा है और उसको देख के आप आंसर डिराइव कर पाओ. ओके. सो इसके अलावा हमारे पास जो लेवल 1 में बेटा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि अगर मेरे पास प्राइसेस का रेशियो गिवन, मतलब लेट्स राइट दैट क्वेश्चन. गिवन द relative prices, how can we determine the production point? Given the relative price, हमें कैसे पता लगेगा कि हम प्रोड्यूस कहाँ पे करते हैं? अब ये तो बेटा दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये 5 मार्क डिजर्व नहीं करता, बट फिर भी कभी कभार यूनिवर्सिटी में 5 मार्क का आ सकता है. क्यों? क्योंकि इसलिए आ सकता है क्योंकि होता क्या है, काफी बारी ना जब हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स करते हैं तो हमारे को ये क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन था कहाँ का. इसीलिए वो मार्क्स ना ज्यादा कैरी कर सकता है. बट द आंसर दिस क्वेश्चन इज रियली सिंपल. आपको ये पता है कि हमारे पास अगर 2 गुड्स हैं, लेट्स से क्लॉथ एंड फूड, तो हम उसका पीपीएफ बना सकते हैं. पीपीएफ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. आई नो हाउ टू मेक इट. हाउ डू आई नो हाउ टू मेक इट? ये हमने बनाया है बेटा अपना 4-वे डायग्राम से, जो कि मैं यहाँ पे दोबारा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ. इट इज देयर इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियोस. इफ यू वांट, इफ यू फील दैट इज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल हेजी फॉर यू, you can go back to that diagram and redo it from there. And if you have any problems in it, you can come back to me always and I'll explain it to you. But the point is कि आपके पास ये पीपीएफ कहाँ से आया, ये आपको पता है. ये 4-वे डायग्राम से आया. 4-वे डायग्राम से आपके पास पीपीएफ आ गया. एक बार ये आपके पास पीपीएफ आ गया, आपको पता है ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्रोडक्शन वाइज पॉसिबल हैं. मैं इसमें से किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर सकती हूँ, राइट? ऑन द बाउंड्री आई कैन प्रोड्यूस ऑन एनी पॉइंट. देन व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन? हाउ डू आई डिसाइड दैट? आई एम गिवन द रिलेटिव प्राइसेस. मुझे क्वेश्चन ने बोला है मेरे पास रिलेटिव प्राइसेस हैं. जहां पे रिलेटिव प्राइसेस जो है वो टेंजेंट है, जहां पे रिलेटिव प्राइसेस आर टेंजेंट to my PPF, that becomes my point of production. So this is the quantity of cloth and this is the quantity of food, and you're sorted. And you are sorted. Now the thing here is that, I know that it's a very trivial doubt, but some people have had this doubt in the past, so I want to talk about it. हमने PC by PF क्यों लिया? हमने PF by PC क्यों नहीं लिया? When I'm talking about relative prices, why am I considering PC by PF? अगर क्वेश्चन ने मुझे PF by PC दिया होता PC by PF की जगह, तो क्या मैं PF by PC ड्रॉ कर लेती? Would I have done that? PC by PF बेटा हमारे पास आया क्योंकि QC is on the x-axis. You always have to remember this is true for your entire micro, international eco, public eco, any eco that you do. जो गुड मेरा एक्स एक्सिस पे है वही गुड हमारा पहले आएगा हर एक जगह पे, चाहे वो स्लोप है, चाहे वो आपकी बजट लाइन है, चाहे आप जो मर्जी लिखो. whatever is the good on the x axis, the slope is always calculated from that perspective.
मैथ का लॉजिक लगाओ ना, आपने स्लोप इतनी बार ही करा, इट इज चेंज इन y बाय चेंज इन x, हमेशा इट इज चेंज इन द y एक्सिस अपॉन द चेंज इन द x एक्सिस, राइट? सो स्लोप इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय the price of the good on the x-axis divided by price of good on the y-axis. Okay? क्योंकि जब आप change in y by change in x करके अपनी पूरी equation बिठाओगे math में, if your math is strong, you will get this. And if it's not strong, it doesn't matter. Don't go there. Just remember, good, the price of good on the x-axis divided by price of good on the y-axis. ये दो questions बेटा हमारे हैं for level 1. Like I was saying earlier, हमारे पास यहाँ पे दो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2. लेवल 1 होता है ऑटार्की. ऑटार्की के अंदर हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं होता. और लेवल 2 होता है जब हम नॉन ऑटार्की की बात करते हैं. बट वहां पे भी आने के लिए ना, यू नो, आई वांट टू फर्स्टली होल्ड ऑफ. लेवल 2 पे मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में. पहले मैं लेवल 1 के 2-3 क्वेश्चंस और करना चाहती हूँ. अब हमारे पास आते हैं बेटा यहाँ पे 3 केसेस. एक्चुअली 3 केसेस की जरूरत नहीं है, 2 केसेस आर इनफ. हम यहाँ पे आते हैं 2 केसेस पे. व्हाट आर द 2 केसेस? द 2 केसेस आर, केस 1 वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल के अंदर यही चीजें आती हैं. द केस 1 इज अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस. चेंज इन रिलेटिव प्राइस which is equal. And case 2 is a change in relative price which is unequal. Equal change in relative price and unequal change in relative price. You know, agar once you do these two, then technically you have anyways done all of your chapter. उसमें हम बस tweaks and चीजें introduce करेंगे ताकि आपको पता हो कि कैसे अपना आंसर चेंज करना है. But that's it. इतना ही क्वेश्चंस आ सकते हैं स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल से. इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चंस इन एंटायरिटी एग्जिस्ट नहीं करते स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल के लिए पर से. So let's talk about these cases. Let's do case 1. Equal change in prices. Equal change in prices. Prices of what? Prices of both goods. थोड़ा सा ना बेटा यहाँ पे आपको वोकैब्युलरी का ध्यान रखना पड़ेगा. गुड्स मतलब आउटपुट, इनपुट्स मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब इनपुट्स. सो लेबर, कैपिटल, लैंड आर इनपुट्स और फैक्टर्स. गुड्स मतलब एक्स वाई, द गुड्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, ए बी, टीवी, व्हीट, क्लॉथ, फूड, व्हाटएवर. इक्वल चेंज इन प्राइस मतलब मेरा पीसी और पीएफ दोनों या तो इक्वल अमाउंट से बड़ा है या इक्वल अमाउंट से कम हुआ है. ठीक है? सो इक्वल अमाउंट से या तो बड़ा है या इक्वल अमाउंट से कम हुआ है. लेट्स पॉज हियर फॉर अ मोमेंट. सो जब हम इक्वल चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ की बात करते हैं, इसके अंदर ना बेटा स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल के अंदर हमारे पास दो ही तरह के डायग्राम्स बनते हैं मेनली. एक तो हमारा ये वाला डायग्राम बनता है जो हम लोगों ने यहाँ पे भी बनाया है, यू नो, द टू गुड्स ऑन द टू साइड्स एंड लेबर. और एक हमारा आर एस एंड आर डी वाला डायग्राम बनता है. ठीक है, लेट्स स्टे हियर अभी. सो लेट्स सपोज दिस इज माय लेबर इन क्लॉथ एंड दिस इज माय लेबर इन फूड. दिस इज माय वेज रेट या फिर VMPC, मतलब द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन क्लॉथ, बट आई कॉल इट जस्ट सिंपली वेज, क्योंकि हमें पता है कि जो वेज रेट होता है दैट इज इक्वल टू VMPL. हाँ, एंड दिस इज ऑल्सो द वेज. दिस इज द जीरो of food, this is the zero of cloth. ये मेरे पास initially है PC1 into MPLC and this is the initial price of food into the marginal productivity of labor in food. ये मेरा initial diagram है. Initially I am at 1. I have L1 as the equilibrium. This much labor in food, cloth, and this much labor in food. That's my initial analysis. अब हम लोगों ने बोला कि मेरे पास दोनों गुड्स का प्राइस इक्वली चेंज हुआ. जो अर्लियर वाली वीडियोस हैं उसमें हमने किया है इक्वली राइज किया. यहाँ पे आई विल टॉक अबाउट इक्वली फॉल करा. PC falls by let's say 10% which is equal to PF fall.
PF and PC both fall by 10%. प्राइस ऑफ क्लॉथ और प्राइस ऑफ फूड दोनों ही जो हैं वो मेरे 10% से कम हो गए. ये वाला कर्व देखो आप, PC डैश इंटू MPLC. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑफ क्लॉथ जो पहले था अभी भी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं आया. तो जब मेरा प्राइस ऑफ क्लॉथ कम हो गया तो हर एक लेबर पे मेरे पास MPLC उतना ही है. पहले मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही थी ओल्ड प्राइस से जो लेट्स से 10 रुपीज था. अब मेरा प्राइस कम होके 9 रुपीज रह गया है. तो ये हमारा पूरा का पूरा कर्व जो है वो पैरेलली इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा. पैरेलली क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइस चेंज हुआ है. मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर उतना ही है जितना पहले था. सिमिलरली जो मेरा फूड है उसके अंदर भी मेरा प्राइस ऑफ फूड कम हो गया. कितना? उतना ही 10% से ही. सो ये वाला कर्व भी मेरा पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा और उतना ही शिफ्ट करेगा जितना क्लॉथ में शिफ्ट आया है. सो दिस इज PF2 into MPLF. So what happens? I come from 1 to point 2. I come from point 1 to point 2. अब क्योंकि मेरे पास जितना चेंज आया, so here was my wage at 1 and here is my wage at 2. So जितना मेरा प्राइस फॉल करा उतना ही मेरा वेज फॉल कर गया. यहाँ पे I want to take a pause here and I want to talk to you about what is given in the appendix, and this is covered also in the videos also like this. So because somebody asked me कि मैम income distribution थोड़ा unclear है इसलिए I'm talking about it. तो थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर उसको वापस केस में अप्लाई करें. सपोज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन गुड, क्लॉथ. ये लेबर इन क्लॉथ है और ये है बेटा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ अपना मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन क्लॉथ. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, जीरो लेबर कुछ नहीं प्रोड्यूस करती. लेबर ही ने क्या प्रोड्यूस करेगी? पहली लेबर ने मैक्सिमम प्रोड्यूस किया, सेकेंड लेबर ने उससे थोड़ा कम प्रोड्यूस किया. कम क्यों प्रोड्यूस किया, ज्यादा क्यों नहीं किया? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. थर्ड ने उससे भी थोड़ा कम प्रोड्यूस किया. सो ऑन एंड सो फोर्थ. I join all of these points together, I get MPLC. I multiplied this curve. मैंने इसको मल्टीप्लाई किया एक प्राइस ऑफ क्लॉथ से. तो मेरे पहले यूनिट ऑफ लेबर ने लेट्स सपोज 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. एक यूनिट का प्राइस जो है वो 5 रुपए है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, तो ये 0.10 की जगह 50 हो जाएगा और ये MPLC की जगह PC इंटू MPLC हो जाएगा, which means अब ये यूनिट्स की जगह रुपीस के टर्म में हो जाएगा. I'll repeat myself. मैंने बोला कि पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? MPLC कर्व. MPLC कर्व के केस में मैंने बोला कि एक लेबर जो है उसने, फर्स्ट लेबर जो है उसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. जब फर्स्ट लेबर ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और एक यूनिट जो है वो 5 रुपीस का है, तो फर्स्ट लेबर ने 50 रुपीस का आउटपुट प्रोड्यूस किया है ना. तो जब मैं इस पूरे के पूरे कर्व को प्राइस ऑफ क्लॉथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास एक नया कर्व आ जाएगा विच विल नॉट बी MPLC कर्व बट विच विल बी VMPLC कर्व, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वेजेस, जिसके अंदर ये 10 यूनिट्स की जगह 50 रुपीज हो जाएगा. बस इतना ही फर्क है. सेम कर्व रहेगा, सारे के सारे पॉइंट्स जो है कर्व पे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्राइस से. पहली बात. दूसरा, ये मेरे पास VMPLC कर्व है, ठीक है. दिस कर्व इज माय VMPLC कर्व. VMPLC कर्व. तो आपको पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि MPLC और VMPLC कर्व एक ही बात है. फर्क ये है कि MPLC अभी प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, VMPLC प्राइस से मल्टीप्लाई हो गया है. लेकिन क्योंकि हमारी अजम्पशन होती है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की, प्राइस कांस्टेंट होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन विद प्राइस हमारे को कोई फर्क नहीं करता. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 यूनिट ऑफ लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, हाउ मच इज द टोटल प्रोडक्शन, हाउ मच इज द टोटल रेवेन्यू,
जो कि मेरी फर्म के पास है जब मेरी फर्म ने 2 लेबर एम्प्लॉय करे। तो आप बोलोगे मैम पहली लेबर ने तो इतना प्रोड्यूस किया, दूसरी लेबर ने इतना प्रोड्यूस किया, तो जब मैं फर्स्ट लेबर का और सेकंड लेबर का ऐड कर दूंगी तो मेरे पास टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने से आपको कितना यूटिलिटी मिला, आपने बोला पहले यूनिट को कंज्यूम करने से तो मुझे 20 यूटिल्स मिला, दूसरे यूनिट को कंज्यूम करने से 15 यूटिल्स मिला, तो टोटली कितना यूटिलिटी मिला आपको 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने से? 20 + 15 35। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली लेबर ने 50 रुपीज का सामान प्रोड्यूस किया, सेकेंड लेबर ने 35 रुपीज का सामान प्रोड्यूस किया, तो दोनों ने मिला के कितना प्रोड्यूस किया? 50 + 35 85। सो द आइडिया इज बेटा, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो टोटल प्रोडक्ट होता है। एरिया अंडर द एमपीएल is the total product. Area under the VMPL is the value of total product, which is nothing but total revenue. अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के अंदर देखूंगी तो वो टोटल प्रोडक्ट आएगा, वैल्यू ऑफ टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के अंदर देखूंगी तो वो टोटल रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये पूरा मैंने बोला मैंने 5 लेबर जो है वो हायर करी, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट या टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? क्योंकि ये VMPL कर्व है तो टोटल रेवेन्यू इट विल बी दिस एरिया। दिस entirety of red area is my total revenue by hiring 5 लोगों को हायर करने से, 5 लेबर को हायर करने से मेरे पास कितना आया? मेरे पास इतना सारा आया। ठीक है, ये सारा टोटल प्रोडक्ट था। इसमें से मैंने हर एक को वेज दिया इतना, दिस इज द वेज आई एम गिविंग टू ईच पर्सन। तो इसका मतलब ये तो मैंने दे दिया वेज बिल पे, ये तो मैंने दे दिया वेज बिल पे, तो इसका मतलब ये टोटल रेवेन्यू आया। ये अगर वेजेस दे दिया तो ये बाकी का किसके पास चला गया? 2 ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, एक थी लेबर और क्लॉथ के लिए दूसरा था कैपिटल। तो अगर ये मेरे पास क्या लेबर के पास चला गया तो ये किसकी इनकम हो गई? ऑरेंज वाली किसकी इनकम हो गई? कैपिटल ओनर्स की। किसकी इनकम होगी? कैपिटल ओनर्स की। और ये जो ब्लैक वाला है ये किसकी इनकम है? लैंड ओनर्स की। नो सॉरी, नॉट लैंड ओनर, लेबर की, है ना। तो जो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आया वो या तो वेज की तरह से जाएगा या फिर वो कैपिटल के लिए जाएगा। तो हमने दोनों का एरिया जो है वो मार्क कर दिया। ठीक है, अप्लाइंग दिस एनालिसिस हियर, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब मेरा प्राइस जो है वो फॉल करा 10% से, सो दिस 10% इज दिस गैप, या वर्टिकल गैप देखोगे बेटा तो वो 10% होता है। द वर्टिकल गैप बिटवीन द 2 कर्व्स, जो वर्टिकल गैप होता है 2 कर्व्स का, वो 10% होता है। तो आप देख पा रहे हो कि इजीली कि मेरा वेज भी तो 10% से कम हुआ। सो व्हेन प्राइस ऑफ फूड फॉल्स बाय 10%, when price of cloth and food both fall by 10%, then wage also falls by 10%. तो सब कुछ हम रियल टर्म्स में देखते हैं, तो रियल वेज जो है वो है W/P। अगर P मेरा जो है वो 90% रह गया तो W भी तो 90% रह गया, तो रियल वेज मेरी कांस्टेंट रह गई, रियल वेज में कोई चेंजेस नहीं आए। रियल वेज में अगर मेरे कोई चेंजेस नहीं आए और मेरा टोटल रेवेन्यू जो है, सो यू नो इट्स लाइक saying that my entirety of total revenue falls by 10%. So suppose मेरे पास टोटल रेवेन्यू पहले था 100, अब मेरा टोटल रेवेन्यू न्यू रह गया 90। पहले 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू यूज्ड टू गो टू लेबर एंड 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू गोज टू कैपिटल। ठीक है, अब 90 से भी 60 एंड 40% चला जाएगा ना। लेकिन क्योंकि रियल अगर मैं देखूंगी तो रियल हमारे पास रिटर्न और कैपिटल जो होगा, रियल रिटर्न ऑफ कैपिटल, तो क्या होगा? ये मेरे पास आया 90 में से 60% मेरा गया, 54 रुपीज गया कैपिटल को एंड 36 रुपीज गया लेबर को। सो आई एम सेइंग दैट पहले अगर मेरा 60-40 था तो अभी भी 60-40 है ना, वो तो हमारा चेंज हुआ नहीं बिकॉज दिस रेशियो रिमेन्स द सेम।
तो अब मेरे पास जो कैपिटल का रेंट है वो भी फॉल कर गया 10% से, और प्राइस भी फॉल कर गया 10% से, क्योंकि रियल टर्म्स में निकालने के लिए हम हर एक चीज को डिवाइड बाय प्राइस करते हैं। तो अगर मेरा न्यूमरेटर 10% से कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी तो 10% से कम हो रहा है। सो इफ माई wage is falling by 10%, my price is also falling by 10%. My price is falling by 10%, my real rate of interest is also falling by 10%. So everything in the economy falls by 10%. It's like everybody went to sleep, उठे सब लोग तो सब कुछ 10% से कम हो गया, प्राइसेस, इनकम, सब कुछ। तो रियल वेज तो सेम रह गया ना, रियल अर्निंग्स तो सेम रह गया। देन एवरीबडी इज एज वेल ऑफ और एज वर्स ऑफ एज अर्लियर, विच इज वाई जब हमारे पास इक्वल चेंजेस इन प्राइसेस होता है तो उसकी वजह से कोई, देर इज नो रियल चेंज, कहीं पे भी कोई भी रियल चेंज नहीं आता है, एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम एज अर्लियर। There's absolutely no change anywhere. और यही चीज हम केस 2 में एग्जेम्पलीफाई करेंगे, मतलब हम और ज्यादा डिटेल में समझाएंगे जब हम बोलेंगे लेट्स से पीएफ तो मेरा कांस्टेंट रहा लेकिन पीसी मेरा बढ़ गया बाय 10% और बाय एनी वैल्यू पीसी राइजेस। सो इसको लिखने के दो तीन तरीके हैं। पीसी रिमेन्स कांस्टेंट, पीएफ रिमेन्स कांस्टेंट, पीसी राइजेस। PF rises but PC rises by much more. इस केस को यूज करके आप कर सकते हो PC is constant, PF rises, और PC rises and PF both rise but PF rises much more. ओके, एंड इसके ऑपोजिट केसेस भी, मतलब एक कांस्टेंट है दूसरा फॉल करा, दोनों फॉल करे, एक का फॉल ज्यादा है। सो ऑल ऑफ दीज 8 केसेस हमारे केस 2 के अंदर आ जाते हैं। सेम ही केस की एप्लीकेशंस अलग अलग करेंगे तो हमारे 8 के 8 केसेस आ जाएंगे। ओके, so PF is constant and PC rises. Then what happens? PF is constant and then PC rises. Then what happens? Again, we draw the same diagram. Okay? Again, we draw the same diagram. So, हमारा PF constant है, but PC बढ़ा. We have wage, we have cloth here, labor in cloth, labor in food here. ये मेरे पास इनिशियल है, सो दिस इज माय PC1 into MPLC एंड दिस इज माय PF1 into MPLF, although F का प्राइस नहीं चेंज हो रहा बट फिर भी, and this one is my initial point of labor. So this much labor is in cloth, this much labor is in food. अब क्या हुआ, मेरा PF कांस्टेंट है बट PC मेरा थोड़ा सा राइज करा। जब मेरा PC राइज करा तो ऑब्वियसली मेरा PC rises like this. Again, the vertical gap between the two is my price increase. तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं तो जो मेरा वर्टिकल गैप है वो मेरा PC इंक्रीज दिखाता है। तो somebody was to ask you, मुझे बताओ कितना मैग्नीट्यूड है जिससे मेरा PC राइज करना, तो आप बोलोगे कि अब मैं स्केल लेके इन दोनों का गैप मेजर कर लेती हूँ, जो ये गैप होगा इतना ही मेरा प्राइस राइज करा है। तो हम पहुंचे 1 से 2 पे। तो अगर मैं 1 से 2 पे पहुंची तो मुझे पता है मेरा प्राइस राइज तो इतना ज्यादा करा ना, ये पूरा का पूरा वाज माय प्राइस इंक्रीज। तो माय प्राइस इंक्रीज, पीसी इंक्रीज वाज बाय दिस मच। लेकिन जो मेरा वेज रेट इंक्रीज करा, ये मेरा पहले वेज रेट था और ये मेरा अब वेज रेट है, तो मेरा वेज रेट जो इंक्रीज करा वो तो सिर्फ इतने से करा। माय प्राइस इंक्रीज बाय दिस होल पिंक थिंग, बट मेरा जो वेज इंक्रीज करा वो सिर्फ ये ऑरेंज थिंग से करा, which means my wage increase is less than my price increase. मेरे पास जो रियल वेज था या रियल वेज है that is always W by PC. तो मेरा PC जो बढ़ा वो ज्यादा बढ़ा as compared to W increase. W increase is smaller than PC increase, which means my overall real wage has fallen. Overall, my real wage has fallen, right? Now, think about it. Look at the cloth industry. क्लॉथ इंडस्ट्री के पास आपके पास एक सर्टेन रेवेन्यू था पहले, हाँ, उसमें से एक पोर्शन वेज को जा रहा था, एक पोर्शन कैपिटल को जा रहा था। अब क्या हुआ, मेरा ओवरऑल प्राइस ऑफ क्लॉथ बढ़ गया, तो ओवरऑल मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। ओवरऑल टोटल रेवेन्यू बढ़ा
या नहीं बढ़ा या ओवरऑल टोटल रेवेन्यू जो मर्जी हुआ, दैट डज नॉट मैटर, बट द आइडिया इज दैट शेयर ऑफ वेज हैज फॉलन, share of wage has fallen. Why? Because share of wage has fallen because real wage has fallen ना बेटा. तो पहले मैं अपना जो शेयर रही थी रियल वेज का वो ज्यादा था, अब मेरा रियल वेज कम हो गया. रियल वेज कम हो गया तो डेफिनेटली कैपिटल ओनर जो है ही इज बेटर ऑफ ना. व्हाई? बिकॉज द रियल आर हैज इंक्रीज्ड. अगर मेरे पास एक पोर्शन के अंदर वेज है और आर है, अगर मेरा वेज बिल कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आर बढ़ जाएगा ना. तो मेरा जो स्पेसिफिक फैक्टर है क्लस्ट का विच इज कैपिटल, वो बेटर ऑफ है. अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा दूसरे तरीके से समझाती हूँ. अब प्राइस ऑफ फूड देखो, प्राइस ऑफ फूड कांस्टेंट है, राइट? लेकिन प्राइस ऑफ फूड कांस्टेंट होने के बावजूद भी रियल वेज जो है वो तो मेरी बढ़ी ना. तो सेम पोर्शन में जब मेरा रियल वेज बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा रिटर्न था लैंड ओनर को वो कम हो गया, क्योंकि वही पीस है ना, 100 रुपए तो 100 रुपए ही है. अब आप अगर लेबर को ज्यादा पे कर रहे हो तो आप लैंड ओनर को तो ऑटोमेटिकली कम पे करोगे ना. लैंड ओनर को तो ऑटोमेटिकली कम पे करोगे. सो दिस इज व्हाट माय लेवल 1 इज गाइस. हाँ, ये पूरा का पूरा जो हमने अभी करा ये सारे मेरे होते हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस. सो लेवल 1 के मेरे पास कितने क्वेश्चंस हुए? 4. पहली बात, हम कितनी लेबर कहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे. हमारा पीसी बाय पीएफ अगर गिवन है सॉरी, तो हम कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे. मेरे दो केसेस. लेवल 2 में फिर मेरा क्वेश्चन 1 जो आ जाता है वो यही आ जाता है कि जब हमारी कंट्रीज ने आपस में ट्रेड करना शुरू करा तो पीसी बाय पीएफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया. क्योंकि जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा कि पीसी बाय पीएफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो उस इम्पैक्ट की वजह से आपके इंटरनल इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे वो तो आपको ऑलरेडी पता है. So for example, hypothetically, I say that my PC by PF after trade has gone up. Why? Because let's say I was, having more of cloth made. Cloth की इतनी demand नहीं थी जितना supply था. जब मैंने trade करना शुरू किया तो PC by PF went up. तो उसका क्या impact आएगा? PC went up, PF is constant, मतलब PC by PF went up. I'll repeat myself. PC went up, PF went down, PF is constant, PF increased but less than PC. All of these cases means मेरा PC by PF बढ़ गया. अगर PC by PF बढ़ गया तो मेरी इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे? You will write case 2. You will write out of case 2 and that's it. So level 1 का क्वेश्चन level 2 में इजीली कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपको ये पता है कि PC by PF में चेंजेस की वजह से मुझे क्या शो करना है. तो जब हम ऑटार्की से फ्री ट्रेड की तरफ गए तो क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया कि प्राइसेस में क्या चेंजेस हुए, देन यू कैन डू द रेस्ट वेरी इजीली. इस केस को प्रूफ करने के लिए, इसका रिजल्ट प्रूफ करने के लिए हम RS एंड RD कर्व करेंगे. ओके, सो वी डू RS एंड RD कर्व नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट एज अ प्रूफ ऑफ केस 2, प्रूफ ऑफ द रिजल्ट ऑफ केस 2, राइट? तो अब हम जो करेंगे ना बेटा RS एंड RD कर्व से, वो हम अपना जो केस 2 है उसी को ही प्रूफ कर रहे हैं. So why I'm saying this again and again is क्योंकि ये आपका एक बहुत अच्छा 15 मार्कर 10 मार्कर क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम्स में काफी बारी रिपीट होता है. तो हम लोगों ने क्या देखा, यू लुक एट दिस. जब मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे शिफ्ट करी तो मेरा जो लेबर है क्लॉथ के अंदर वो कितना सारा बढ़ गया, देख रहे हो आप. और मेरा जो फूड है उसके अंदर जो लेबर है वो कम हो गया. मैं अगर अपने QC की बात करूं, मेरा QC जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन क्लॉथ. ये मेरा उतना ही है जितना पहले था, बट ये बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा ना बेटा. तो LC went up, then QC will go up. Then what do I know? What all do I know? When PC rises and PF stays the same. When PC rises and the rise in PC is greater than the rise in PF. When PC rises and PF falls. इन तीनों ही केसेस में क्या होगा? LC will rise, LF will fall.
QC will rise, QF will fall. W by P will fall, which means my real wages will increase. My specific factor of cloth will rise, which means that capital is better off. My specific factor of food will fall, which means land is worse off. ये हमारा रिजल्ट है. ऑन द राइट हैंड साइड मैंने पूरा रिजल्ट लिखा है. इसी रिजल्ट को हम प्रूफ कर रहे हैं. दैट्स इट. क्यों प्रूफ कर रहे हैं? क्योंकि अगर मेरे पास 5 मार्कर आएगा तो मैं ये लिखूंगी, आई एम डन. लेकिन अगर मेरे पास 10 मार्कर आएगा तो ये इतना लिखना बहुत नहीं होगा ना, फिर मुझे आगे भी लिखना पड़ेगा. वो मैं आगे क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी ये. I will draw my diagram too. This is if I have a 10 marker, huh guys? So I will draw QC here, QF here. ये मेरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो जब मैं PC by PF पे हूं तो सपोज मैं इनिशियली कहां पे हूं? आई एम इनिशियली हियर. दिस इज माय पॉइंट नंबर 1. दिस लाइन represents my PC by PF at initial level 1. अब मेरा PC बढ़ा, PF कम हुआ. PC बढ़ा, PF से ज्यादा बढ़ा. PC बढ़ा और PF कांस्टेंट रहा. तीनों केसेस में क्या होगा? तीनों ही केसेस में मेरा PC by PF जो है वो ओवरऑल बढ़ जाएगा. I will move from point 1 to point, ये मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, बट आप स्केल से ड्रॉ करोगे डायग्राम प्रैक्टिस करते टाइम तो आराम से होगा. So my PC by PF will go up. So I move from point 1 to point 2. क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? पहले मेरा इतना QC था और इतना QF था. अब जब मेरा PC by PF बढ़ा तो मेरा QC बढ़ गया और मेरा QF कम हो गया. So this proves कि if PC by PF beta rises, then QC rises and QF falls. This result. This proves this result. इस वाले डायग्राम ने LCLF ने ये रिजल्ट प्रूव किया था. तो ये दो रिजल्ट मेरे प्रूव हो गए. आई एम वेरी सॉर्टेड इन माई हेड कि भाई मैंने ये दो रिजल्ट प्रूव कर दिए हैं. ठीक है. बाकी जो W by P और वो सब कुछ है वो हम वैसे ही नहीं प्रूव करते, वो हम वैसे भी शो करते हैं. हम बोलेंगे कि हमारे पास PC बढ़ा, वेज बढ़ा, लेकिन the wage increase was less than PC increase, which implies that W by PC falls and W by PF rises. So अब हमारे को क्या पता लगा? हमें पता लगा कि भाई वर्कर्स तो बेटर ऑफ है या वर्स ऑफ है पता नहीं, क्योंकि वर्कर्स को एक जगह पे ग्रोथ मिल रहा है और एक जगह पे नहीं मिल रहा है. तो वर्कर्स को ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है हमें नहीं पता, उसका डिपेंड करता है ना उसको जो पैसे मिल रहे हैं उससे वो कितना क्लॉथ एंड कितना फूड कंज्यूम कर रहा है. लेकिन क्योंकि हमें पता है कि W by PC फॉल्स, तो हमें पता है कि जो कैपिटल ओनर्स हैं वो डेफिनेटली बेटर ऑफ है. क्योंकि ये बढ़ गया इसलिए जो लैंड ओनर्स हैं वो डेफिनेटली वर्स ऑफ है. एंड दैट्स इट. दिस फिनिशेस माय इंटायरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो ये मेरे 10 मार्क्स का पूरा हो गया. इसमें जो मैं एक और चीज आपके लिए ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम लेवल 2 में ऑटार्की से फ्री ट्रेड की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन मुझे बोलता है कि गिवन दैट the RS, or given that my foreign country has relatively less cloth supply, foreign has relatively less cloth supply, or it says that foreign has relatively higher PC by PF, then how does trade impact our country? ठीक है. अब उसने बोला कि फॉरेन की या तो कोई ज्यादा कम क्लॉथ सप्लाई है, उसने बोला कि फॉरेन के पास PC by PF बढ़ा है, उससे मेरी कंट्री को ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट होगा. इसमें आप एक डायग्राम बेटा ऐड कर दोगे. कौन सा? RS and RD. You have RD of the world
यू हैव RRS होम का, फॉरेन का क्लॉथ का सप्लाई कम है या PC/PF बड़ा है, एक ही बात है, ये फॉरेन का है। तो गिवन द टू टुगेदर, हमने ये प्रूफ किया हुआ है अपनी मेन वीडियोस में, मेरा RS वर्ल्ड विल बी समवेयर हियर। सो इनिशियली व्हेन आई एम नॉट ट्रेडिंग, मेरा PC/PF इज हियर, दिस इज होम्स PC/PF इन केस ऑफ नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं। जब मेरा वर्ल्ड जो है वो ओपन होता है ट्रेड के लिए, तब मेरे पास कौन सा PC/PF आ जाएगा, ये वाला। सो दिस इज माय PC/PF आफ्टर ट्रेड। सो व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस, ट्रेड ने PC/PF फॉर होम बढ़ा दिया, बस आपको यही तो प्रूव करना था। इसके आगे का सारा एनालिसिस तो आपने यहाँ पे कर रखा है। इसके आगे का क्या एनालिसिस है, PC/PF बढ़ा तो ये डायग्राम आ जाएगा। तो आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम 1, I will draw this diagram 2, I will explain all of this and I'm done. So essentially speaking, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास वही सब कुछ है जो हमने पहले किया था। ओके, ये क्वेश्चन आपको एक और तरीके से आता है, सेम ही केस है, केस 2 ही है जिसको हम बार बार उठा रहे हैं। हमने बोला PC/PF जो है वो बढ़ गया आफ्टर ट्रेड, तो उसकी वजह से हमारे पास गेन्स फ्रॉम ट्रेड हुए क्या। गेन्स फ्रॉम ट्रेड का क्या सीन, कैसे दिखाऊंगी, हम लेंगे अपना PPF, हम बोलेंगे जब PC/PF बढ़ा तो हम 0.1 से 0.2 पे आ गए। 0.2 पे हमने ऐसे प्रोडक्शन करा, यहाँ पे 2 पे प्रोडक्शन करा, और कंजम्पशन जो है हमारा वो आएगा 0.3 पे। तो पहले बिफोर ट्रेड आई वाज एट 1, बिफोर ट्रेड वी वर एट 1, आफ्टर ट्रेड प्रोडक्शन जो है बेटा वो हुआ 2 पे, कंजम्पशन जो है वो हुई 3 पे। क्योंकि 3 पे जो हमारे पास वेलफेयर है वो ग्रेटर है वेलफेयर एट 2 पे, दैट मींस वी हैव गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ये मेरा है डायग्राम इन केस द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्स मी टू ड्रॉ फॉर गेन्स फॉर ट्रेड। तो केस 2 के मेरे पास कौन कौन से डायग्राम्स हैं, केस 2 का है डायग्राम 1 which I need to know, diagram 2 which I need to know, diagram 3 in case it is asked, and diagram 4 in case it is asked. But हमारे पास जो केस चल रहा था वो चल रहा वही था which was case number 2. And guys, this is all there is. इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव होता है विच इज द पॉलिटिकल व्यू ऑफ द इकोनॉमी, विच सिंपली टॉक्स अबाउट कि जो लोग लूज करते हैं, सी देयर आर लूजर्स फ्रॉम द ट्रेड। अगर मैं क्लॉथ को एक्सपोर्ट करती हूँ तो जो फूड प्रोड्यूसर है, लैंड, वो लूज करेगा ट्रेड से। क्योंकि वो लूज करेगा ट्रेड से तो इसीलिए ऑटोमेटिकली वो इस ट्रेड को, वो इस फ्री ट्रेड को अपोज करेगा। क्योंकि जो लूजर्स होते हैं ट्रेड के वो बेटर ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे जो गेनर्स होते हैं ट्रेड से, इसीलिए होता क्या है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग हमें ये वाली सब चीजें करनी मुश्किल हो जाती। बट गाइज दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। सो वी हैव समराइज्ड आवर स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल कंप्लीटली। जो हम नेक्स्ट क्लास समराइजेशन वाली करेंगे वो हम करेंगे जब आपने स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल पूरा कर लिया है, एंड वी विल डू समराइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल। अगर मैं मेन वीडियोस की बात करूं, दिस इज वेयर हमारे पास पार्ट ऑफ क्लास 4 हमने जो शुरू किया था, क्लास 4 के कुछ पार्ट में हम लोगों ने 4th वीडियो में स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल शुरू कर लिया है। ओके, सो उसके अंदर भी हम स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल के अंदर भी हम यही सेम चीजें इसी तरीके से करेंगे ताकि आपके पास एक जिस्ट हो कि हमने कहाँ पे कौन सी चीज करी। ऑलराइट,